तो प्यारे बच्चों, आज मैं आपके साथ लेकर के आया हूँ केमिस्ट्री का सिलेबस, यानी कि लेटेस्ट सिलेबस। क्योंकि बहुत सारे बच्चे क्या कर रहे हैं, क्लास 12th की केमिस्ट्री सीबीएसई बोर्ड के लिए जो प्रिपरेशन कर रहे हैं वो उनके कोर्स में नहीं है। सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह ये है। तो बच्चों, सबसे पहले मैं आज आपके पास जो है सिलेबस केमिस्ट्री का पूरी तरह से डिस्क्राइब करूंगा फॉर क्लास 12th सीबीएसई बोर्ड, जो आपको स्पेसिफिक तरीके से ध्यान रखना होगा। और ये सिलेबस बच्चों पूरी इंडिया में सेम है। तो आप ऐसे ना सोचें कि अगर आपका आंध्र प्रदेश सीबीएसई बोर्ड है या दिल्ली सीबीएसई बोर्ड है तो उसमें सिलेबस ऐसा नहीं होगा। ये सिलेबस जो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा ये पूरी इंडिया के लिए सेम है। अब आप ये ध्यान रखिए कि सिलेबस को शेयर करने के बाद मैंने आपको काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी बता रखे हैं। उन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे आपको ध्यान देना होगा और उन्हीं को ही एग्जाम के हफ्ता भर पहले पढ़ करके ही जाना होगा। आपको एग्जाम के गैप्स का भी आइडिया है कि किस एग्जाम में ज़्यादा गैप है, किस में कम गैप है। लेकिन आपको जान के खुशी होगी कि आपका पहला 2026 में एग्जाम फिजिक्स का है। तो आपको सबसे ज्यादा गैप किस में मिला है? फिजिक्स में गैप मिला है। क्योंकि आप मान के चलो कि यहां से तो आप आज का दिन भी अगर जोड़ोगे, यानी कि 2 दिसंबर का भी, तो आपको गैप यहां से लगातार मिल रहा है। किसका? फिजिक्स का। तो फिजिक्स के पेपर में ऐसे मान के चलो कि आपको 2 महीने का गैप मिल रहा है। उसके बाद सब उसके बाद पेपर किसका होगा? उसके बाद केमिस्ट्री का है, मैथ्स का है। तो बच्चों, केमिस्ट्री और मैथ्स में इस बार आपको 10-10 दिन तक लगभग एवरेज दिया गया है गैप। इसका मतलब आप उन गैप्स को यूटिलाइज करेंगे, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा रिटन प्रैक्टिस करेंगे। और हाँ, आपको क्वेश्चंस करने कौन से हैं उस पर आप ध्यान दीजिए। वो मैं आपको इम्पोर्टेंट फाइल शेयर करूंगा। तो जो भी बच्चे हमारे साथ जुड़े हैं वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस ले करके उनको जरूर लगाएं उन एग्जाम डेज में, या पहले से भी लगाना चालू कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में अल्कोहल, फिनॉल और ईथर्स में अल्कोहल्स के डिहाइड्रेशन की मैकेनिज्म या एल्कीन्स के हाइड्रेशन की मैकेनिज्म, इन दो में से एक मैकेनिज्म आपके सेट में जरूर होती है। तो ये आपका हो गया 100%। ऐसे ही बच्चों बहुत सारे और भी क्वेश्चंस हैं। जैसे अमीन्स के चैप्टर में क्या होता है वो भी मैंने आपको बताया है। तो इस तरह से नेम्ड रिएक्शंस भी हैं। आपकी फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, क्या क्या आना है मैंने आपको स्पेसिफिकली डिजाइन करके बता रखा है। तो जिन बच्चों ने अभी तक तैयारी नहीं की है तो उसको स्पेशली ध्यान पूर्वक पढ़ें, हमारे लेक्चर्स की हेल्प लें। हमारा व्हाट्सएप गाइडेंस नंबर भी नीचे लिखा हुआ है, आप उस पर हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए भाई, अब हम लोग यहाँ से कंटिन्यू करते हैं और कंटिन्यू करते हैं आपके पास केमिस्ट्री का लेटेस्ट सिलेबस 70 मार्क्स का। तो प्यारे बच्चों, ये मैं सिलेबस आपके साथ अभी शेयर करने जा रहा हूँ। ये आपके साथ ये सिलेबस बच्चों पूरी तरह से शेयर हो जाएगा। तो बच्चों, अब मैं जो जो लिखूंगा वो आपकी स्क्रीन पे आता चला जाएगा। ये रहा बच्चों केमिस्ट्री का लेटेस्ट सिलेबस। और बच्चों, आपको जानकारी के लिए बता दूं भाई, मैंने आपको पहले भी बता रखा है कि यहाँ पे जो मार्किंग स्कीम है वो मैथ्स के पेपर के लिए कितनी है? कितनी है? 80 मार्क्स। बच्चों ने बताया कि भाई मैथ्स का जो पेपर है वो 80 मार्क्स का है। लेकिन बच्चों, आपको ये भी ध्यान देना होगा कि 80 मार्क्स में भी टाइम 3 घंटा ही है और 70 मार्क्स में भी टाइम 3 घंटा ही है। इसका मतलब मैथ्स के पेपर में आपको बहुत ज्यादा स्पीड चाहिए होगी, वरना हर बार की तरह आपका पेपर छूटेगा ही। स्पीड टेस्ट कैसे करना होगा, किन क्वेश्चंस को पहले करना होगा, वो मैं आपको अलग से बताऊंगा। चलिए बच्चों, अब आपको ध्यान देना होगा कि सबसे पहले यहाँ पर सबसे ज्यादा वेटेज का चैप्टर हम लोग देखते हैं कि भाई सबसे ज्यादा वेटेज किसका है। तो बच्चों, सबसे ज्यादा वेटेज ध्यान से देखो, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को पहले नंबर पे दिया गया है भैया, 9 नंबर का वेटेज है इसका। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से क्या आता है? मैंने यहाँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको दे रखे हैं। बाय द मैं अभी भी आपको बता देता हूँ कि नर्स्ट इक्वेशन आपको तैयार करनी होगी, लेड स्टोरेज बैटरी तैयार करनी होगी विद इक्वेशंस। कोई ना कोई आपके सेट में जरूर होगा। इसके अलावा और भी बातें हैं जो मैं आपको बताऊंगा। तो प्यारे बच्चों, इंपॉर्टेंट नोट्स मैं आपको अलग से दूंगा। अभी मैं ये लेक्चर जो बना रहा हूँ वो सीधा सीधा वेटेज के लिए बता रहा हूँ कि भाई इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का पहले नंबर पे आपको वेटेज देना है। उसके बाद बच्चों दूसरे नंबर पे वेटेज किसका है? ध्यान से देखिए, एल्डिहाइड, कीटोन्स और कार्बोक्सिलिक एसिड। तो एल्डिहाइड, कीटोन्स और कार्बोक्सिलिक एसिड से क्या होगी? नेम्ड रिएक्शन होगी। कौन सी? एल्डोल कंडेंसेशन, केनिजारो रिएक्शन, है ना, रोजेनमोंड रिडक्शन, इस तरह से यार।
इटार्ड्स रिएक्शन। लेकिन इन सब में बच्चों आपको सबसे ज्यादा प्रायोरिटी देनी होगी कैनिजारो रिएक्शन और एल्डोल रिएक्शन को। उसके बाद बच्चों 8 नंबर का वेटेज किसी और चैप्टर का नहीं है, लेकिन 7 नंबर के वेटेज के कई सारे चैप्टर हैं। जैसे आप देखेंगे बच्चों, 7 नंबर के वेटेज में आपको सॉल्यूशन मिलेगा, केमिकल काइनेटिक्स बेहद आसान चैप्टर मिलेगा, डीएनएफ ब्लॉक एलिमेंट्स 7 नंबर का, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का 7 नंबर का, इसके अलावा बायोमोलिक्यूल्स का 7 नंबर का वेटेज है। तो बच्चों जहां पे मैंने तीन तीन लेख रखा है, दैट मीन्स वो 7 नंबर के वेटेज वाले हैं। उसके बाद 7 नंबर का और कोई वेटेज, बायोमोलिक्यूल्स। चलिए बच्चों ये हो गया। उसके बाद बताइए बच्चों किसका वेटेज होगा? 6 नंबर का। तो 6 नंबर में क्या आ रहा है बच्चों? हेलो एल्कीन्स, हेलोएरीन्स, एल्कोहल फिनॉल ईथर्स और अमीन्स, ये बच्चों 6 नंबर के वेटेज में आएंगे। तो बच्चों इस तरह से आपको वेटेज का अपना ध्यान देना होगा कि भैया हमारे पास वेटेज किन क्वेश्चंस का ज्यादा है। तो बच्चों इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पे आपको ज्यादा ध्यान देना होगा ओवरऑल मिला के। सॉल्यूशन चैप्टर में कौन कौन से पार्ट हैं जो आपके पास आ रहे हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में कौन सा पार्ट है? तो बच्चों इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में कौन सा पार्ट आपको पढ़ना है? रिडॉक्स रिएक्शन। भाई रिडॉक्स रिएक्शन तो आप बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं। EMF of a cell, standard electron potential, Nernst equation and its application to chemical cells. Relation between Gibbs energy change and EMF of a cell. Conductance in electrolytic solution, specific and molar conductivity, variations of conductivity with concentration. भाई सारे बच्चे ध्यान देंगे। अगर बच्चों आप हमसे ये भी पूछते हो कि पेपर अगर अनइम्पॉर्टेंट हुआ और नर्स्ट इक्वेशन से क्वेश्चन नहीं हुआ तो क्या होगा, तो बच्चों पेपर खराब होने के चांसेस क्रिएट हो जाएंगे। अगर आपके कोर्स में यानी आपके पेपर में आ गया कि वेरिएशंस ऑफ कंडक्टिविटी विद कंसंट्रेशन, इस पार्ट पे बच्चों लोग बहुत कम ध्यान देते हैं। आपको ध्यान देके जाना पड़ेगा कि वेरिएशंस ऑफ कंडक्टिविटी विद कंसंट्रेशन, इसको आपको तैयार करना पड़ेगा। खराश लॉ का तो न्यूमेरिकल बच्चों आपको सैंपल पेपर में भी दिया गया था, सो आपको याद भी होगा कि खराश लॉ का न्यूमेरिकल। इलेक्ट्रोलिसिस, लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस एंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस एलिमेंट्री आइडिया। अरे ये बच्चों ये क्या है? फेराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस के बारे में कह रहा होगा। तो बच्चों फेराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस को सही ढंग से तैयार करिएगा, उसमें से क्वेश्चन आता है और बहुत आसान होता है। मैंने आपको काफी डिस्क्राइब वे में बता रखा है कि 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है उसको 1 फेराडे कहते हैं। भाई 1 फेराडे की वैल्यू होती है 96500 कूलम। कैसे आई है कि भैया 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे क्या मतलब हुआ? 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे चार्ज निकालेंगे कैसे? तो सबसे कहोगे सर 1 मोल इलेक्ट्रॉन का मतलब ये होगा कि उसमें कितने पार्टिकल्स होंगे? 6.023 इंटू 10 की पावर 23 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इतने पार्टिकल्स होंगे। और इतने पार्टिकल्स पे अगर आपको चार्ज निकालना है तो आप कहेंगे कि एक इलेक्ट्रॉन पे अगर चार्ज होता है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम, तो 965, तो 6.023 इंटू 10 की पावर 23, दैट मीन्स 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे कितना चार्ज होगा? 6.023 इंटू 10 की पावर 23 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर -19। इसको बच्चों जब आप सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आती है 96500 कूलम। तो बच्चों आपको ध्यान रखना होगा कि 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है उसी को हम 1 फेराडे कहते हैं। और बच्चों ये फेराडे नाम की चीज सबसे ज्यादा कहाँ यूज होती है? फेराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस में। तो फेराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस के बच्चों 2 लॉ हैं। ये दोनों लॉ बहुत अच्छे से पढ़ने और उसमें न्यूमेरिकल बहुत आसान होते हैं। जहां आपने प्रैक्टिस कर ली तो समझ लीजिए क्वेश्चंस हो गए। तो बच्चों ये चैप्टर 9 नंबर का वेटेज लेके चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि भैया अगर 9 नंबर पाना चाहते हो तो फेराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस को तैयार करके आओ, खराश लॉ का न्यूमेरिकल करके जाओ, नर्स्ट इक्वेशन का न्यूमेरिकल करके जाओ। और यदि बच्चों आपको लगता है कि भैया अगर पेपर अनइम्पॉर्टेंट होने वाला है तो वेरिएशंस ऑफ कंडक्टिविटी एंड कंसंट्रेशन करके जाओ। ये है बच्चों। इसके बाद बच्चों क्या करना है? 9 नंबर का वेटेज है, कोई रिस्क लेना नहीं चाहते हैं
तो बच्चों मैंने आपको बताया था कि भाई बोर्ड के चार सेट बनते हैं, हो सकता है आपके सेट में नर्स्ट इक्वेशन का क्वेश्चन हो, दूसरे के सेट में हो ही नहीं। तो दूसरे के सेट में क्या हो सकता है? ड्राई सेल, इलेक्ट्रोलिटिक सेल, गैल्वेनिक सेल्स, लेड एक्यूमुलेटर, फ्यूल सेल, कोरोजन। लेकिन बच्चों मैं आपको बता दूं, इसमें सबसे ज्यादा चांसेस किसके होते हैं? इसमें सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं फ्यूल सेल के। किसके चांसेस होते हैं? फ्यूल सेल के, इसके, लेड एक्यूमुलेटर के। तो बच्चों इसके चांसेस सबसे ज्यादा हैं, लेड एक्यूमुलेटर और फ्यूल सेल, इन सबके सबसे ज्यादा वेटेज है। तो प्यारे बच्चों आपको ध्यान देना होगा कि भाई इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का भाई वेटेज 9 नंबर का है, यानी 70 में से 9 नंबर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के हैं। और मैंने आपको गला फाड़ के चिल्ला चिल्ला के बता दिया भैया तैयार क्या करना है। चलिए बच्चों, अगर बच्चों आप 2 दिसंबर को ये वीडियो सुन रहे हैं तो अभी आपके पास पर्याप्त समय है, आप फिर सब कुछ तैयार करके जाइए। हम आशा करते हैं आपके 70 में से 70 नंबर आए। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि आपके पास समय नहीं, आप बहुत ज्यादा व्यस्त रहते हैं, तो नर्स्ट इक्वेशन के न्यूमेरिकल लगाएं, लेड स्टोरेज बैटरी, इसको जरूर तैयार करके जाएं। चलिए भाई, उसके बाद बच्चों आता है 9 नंबर की वेटेज के बाद हम लोग चलते हैं 8 नंबर की वेटेज पर, एल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। ये रहा बच्चों एल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। बच्चों फिर से बता दूं, काफी सारे कोचिंग वाले आपका समय खराब कर रहे हैं सॉलिड स्टेट पढ़ा करके, सरफेस केमिस्ट्री पढ़ा करके। तो आप अपना समय ना खराब करें, क्योंकि वो पी ब्लॉक एलिमेंट्स में भी आपका समय बहुत ज्यादा खराब कर रहे हैं। बच्चों इन सारे चैप्टर्स को हटा दिया गया है, इसलिए मैंने अभी आपको दोबारा सिलेबस पूरा बताया है। उसमें आपके पास सॉलिड स्टेट, पी ब्लॉक एलिमेंट्स, ये सब चैप्टर्स नहीं लिखे हुए हैं। इवन जो थ्योरेटिकल चैप्टर था सरफेस केमिस्ट्री, वो भी आपके सिलेबस से हटा दिया गया है। तो इस बात को आप स्पेसिफिकली ध्यान से सुने। प्यारे बच्चों आपको ध्यान देना होगा कि भाई एल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। तो प्यारे बच्चों एल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स, इसके बारे में आप ध्यान से सुनो। प्यारे बच्चों एल्डिहाइड एंड कीटोन्स में नॉमेनक्लेचर, ये तो आप पढ़ ही रहे हैं नॉमेनक्लेचर भैया। कब से पढ़ रहे हैं नॉमेनक्लेचर? क्लास 10th से 9th से पढ़ रहे हैं। कार्बोनिल कंपाउंड्स, मेथड ऑफ प्रिपरेशन, केमिकल प्रॉपर्टीज, मैकेनिज्म ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। तो बच्चों अब आप पूछोगे कि सर इसमें इंपॉर्टेंट क्या है? तो भैया इंपॉर्टेंट है ये लाइन, बहुत छोटा सा पार्ट दिया गया है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन का। तो आपको मैकेनिज्म ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन तैयार करना है। तो मैकेनिज्म ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन आपको बच्चों ढंग से तैयार करना पड़ेगा। ये एल्डिहाइड एंड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स में एक पेज में दिया गया है। इसको आप, अगर आपके पास समय कम है, आप व्यस्त रहते हैं, तो ये आपको भाई तैयार करके जाना पड़ेगा। ठीक है। उसके बाद बच्चों रिएक्टिविटी ऑफ अल्फा हाइड्रोजन इन एल्डिहाइड्स, ये भी बच्चों तैयार करना पड़ेगा, क्योंकि यही पार्ट बच्चों क्या है? यही पार्ट है बच्चों एल्डोल कंडेंसेशन। क्योंकि बच्चों अल्फा पार्टिकल्स, अल्फा हाइड्रोजन का अगर जिक्र किया जाता है तो दैट मीन्स वो एल्डोल कंडेंसेशन की बात कर रहा है। अल्फा हाइड्रोजन है तो एल्डोल कंडेंसेशन देगा, नहीं है तो कैनिजारो रिएक्शन देगा। ठीक है ना? ये बातें अगर बच्चों आपको कुछ नहीं आता है तो भैया हमारे पास आइए, फिर मैं आपको सारी चीजें बताता हूं। कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड में बच्चों क्या आता है? देखो कितना जरा सा पार्ट दिया है, 8 नंबर का वेटेज है। कार्बोक्सिलिक एसिड हाई कितना, नॉमनक्लेचर वो आप कर लोगे, एसिडिक नेचर, मेथड ऑफ प्रिपरेशन, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज एंड यूजेस। अब बच्चों आप इसमें पूछोगे तैयार क्या कर लें? तो भैया फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज तैयार कर लेना, क्योंकि इसमें आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ, ये ऑर्डर्स दिए गए हैं, और जितने एनसीईआरटी में दिए हैं बस उतने ही तैयार करने हैं। और बच्चों मजे की बात यह है कि जेई मेंस शिफ्ट 1 का जो पेपर होगा वो भी पूरी तरह से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए डेडिकेटेड होता है। पार्ट 2 सिर्फ एनसीईआरटी पे, हाँ सेशन 2 पे नहीं होता, सेशन 2 पे तो डिफिकल्ट होता है काफी। लेकिन पार्ट 1, जो पार्ट 2 आपकी एनसीईआरटी दी है क्लास 12th की, उसी पे ही जेई मेन पूरा सेक्शन आपका डेडिकेटेड होता है। तो बच्चों आपका हो गया एल्डिहाइड कीटोन्स। चलो बच्चों 8 नंबर का वेटेज हो गया।
8 नंबर के बाद बच्चों 7 नंबर में तो ढेरों पड़े। 7 नंबर में बच्चों ढेरों पड़े हुए हैं, लेकिन मैं 7 नंबर में उस चैप्टर के पास आपको ले जाता हूं जहां बच्चे तैयारी कम करके जाते हैं, क्योंकि उसमें स्ट्रक्चर्स ज्यादा हैं। बच्चों को स्ट्रक्चर्स आते नहीं है बनाने, और उसकी वजह से वो क्वेश्चन खराब हो जाते हैं। वो चैप्टर का नाम है 10th नंबर, उसका सीरियल नंबर 10th है, बायोमोलिक्यूल्स। बायोमोलिक्यूल्स ज्यादातर बच्चे नजरअंदाज करते हैं, लेकिन बच्चों मैंने बहुत ही आसान तरीके से इस चैप्टर के बारे में बताया हुआ है। उसको आप हमसे फॉलो करिए और उसके बारे में देखिए। तो भैया बायोमोलिक्यूल 7 नंबर मान के चलो, अमूमन जनता इसके क्वेश्चन को गलत करके ही आती है। अब आपने पूछा कि सर इसमें से तैयार क्या कर ले, तो भैया अगर आप मान लीजिए इस दुनिया के बिजी इंसान है, तो आपको भैया पेप्टाइड लिंकेज जरूर बनानी आनी चाहिए। पेप्टाइड लिंकेज ये किसमें होती है, किसमें पाई जाती है? प्रोटीन्स में पाई जाती है। तो दो अल्फा अमीनो एसिड्स को आपस में आपको कंबाइन करना है, वाटर बाहर निकालना है, और उनके बीच में जो लिंकेज बनेगी उसको हम लोग कहते हैं पेप्टाइड लिंकेज। अब बच्चों अमीनो एसिड्स तो ढेर तरह के हैं। अमीनो एसिड का जनरल फॉर्मूला आपको काफी बार बताया भी गया है कि भैया RCH NH2COOH, ये बच्चों जनरल अमीनो एसिड्स का फॉर्मूला होता है। ठीक है ना? इनको बच्चों हम अल्फा अमीनो एसिड्स के नाम से भी जानते हैं। चलिए बच्चों, अमीनो एसिड्स अगर आप बच्चों ध्यान दे रहे होंगे कि अब ये डिपेंड करता है आर के नेचर पे। आर बच्चों CH3 कर दो तो उसका नाम होता है अलानीन। क्या नाम होता है? अलानीन। आर बच्चों H कर दो तो उसका नाम होता है ग्लाइसीन। ऐसे बच्चों कई तरह के आपके तैयार हो जाते हैं अमीनो एसिड। लेकिन शुरुआत के अगर आप 5-6 भी याद करके रखें तो उनसे भी आपका काम चल जाएगा, और आप सफल हो जाएंगे पेप्टाइड लिंकेज बनाने। तो बच्चों अगर मान लो आपको आर को एच कर दिया, तो आर को एच कर दिया तो उसका नाम क्या हो गया? ग्लाइसिन हो गया। तो हम ग्लाइसिन को ऐसे लिखते हैं, NH2 को एच निकाल देते हैं। CH को आर को एच मिल गया तो CH2 हो गया, और बच्चों ये COOH हो गया। फिर बच्चों इसके बगल में ये प्रोसेस फिर से रिपीट कर दो। लेकिन अगर आप इसके बगल में अलानीन ले रहे हो तो अलानीन लिखना, इसके बगल में ग्लाइसिन ले रहे हो तो ग्लाइसिन लेना। हम बच्चों ग्लाइसिन ही लिख देते हैं, HNH CH2COOH। ये देखो बच्चों, अब बच्चों देखो मैंने आपको यहीं पर पेप्टाइड लिंकेज बनाना सिखा दी। कैसे बताइए? भाई मैंने कहा कि NH2 का H निकालना है और COOH का OH निकालना है। तो देखो ये देखो बच्चों, ये वाटर बाहर निकला, निकला ना? COOH का OH, NH2 का OH। ये देखो बच्चों, यहां से भी OH निकलेगा, यहां से भी H निकलेगा। मतलब ये पैटर्न रिपीट होता रहता है। और बच्चों अब मैं जो आपको बना दे रहा हूं, यही आपको एग्जाम में बनाना होता है। जो CONH बॉन्ड होता है, यही रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए? पेप्टाइड लिंकेज के लिए। तो ये बच्चों ये n नंबर ऑफ यूनिट्स हो सकती हैं, क्योंकि ये ग्लाइसिन के कई सारे मॉलिक्यूल्स आपस में मिल करके ये फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो इसको ग्लाइग्लाई भी कह सकते हैं। और बच्चों जो अमीनो एसिड रिस्पॉन्सिबल होता है, वो इस बॉन्ड की वजह से होता है। यही होती है बच्चों पेप्टाइड लिंकेज। तो बच्चों ये तो भैया आपको तैयार करके ही जाना है। अमीनो एसिड्स के कुछ नाम हम याद कर लो कि एस्पार्टिक एसिड होता है, ग्लूटामिक एसिड होता है, अलानीन होता है, ग्लाइसिन होता है ना? लाइसिन होता है। कई तरह के दिए गए हैं, लगभग 14-15 तरह के दिए हैं बच्चों। अगर आप शुरुआत के आप 5-6 भी कर लेते हो तो आपका काम हो जाएगा। चलिए भाई, तो कोचिंग में अगर आप पढ़ रहे होंगे जेई वगैरह की, तो बच्चों उसमें तो पूरे 20 के 20 अमीनो एसिड्स आपको याद करवाए जाते हैं। और उसको याद कराने के लिए हम उन कोचिंग के टीचर से गाना बना करके आपको उसको तैयार करवा देते हैं। तो अगर आपने तैयार कर रखे हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर मान लीजिए आपने कुछ नहीं किया है, तो बच्चों शुरुआत के आपको 5-6 तो तैयार करने ही पड़ेंगे, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट सेक्शन में है, 7 नंबर का चैप्टर का वेटेज है। प्यारे बच्चों, अब ध्यान से देखो। क्लासिफिकेशन, एल्डोसिस, कीटोसिस, मोनोसैकेराइड्स, ये सारे बच्चों स्ट्रक्चर्स होते हैं। ये स्ट्रक्चर्स बच्चों हम लोग एक ही बार में बना के सारे खत्म कर देते हैं, और फिर आखिरी में गाना भी गा देते हैं, ऑल एलोस। याद होगा आपको, मनोज, ग्लूकोज। चलो फिलहाल बच्चों, अगर आपको गाना वाना नहीं याद कराना सिखाया गया तो मैं आपको अलग से बताऊंगा, या आप हमारे लेक्चर्स को देखिएगा।
प्रोटीन्स। प्रोटीन्स में बच्चों क्या है? तो बच्चों एक गाना बता देते हैं, ऑल एलोस ग्लैडली मेक गम्स इन गैलन टैंक्स। ये बच्चों गाना होता है, या एक लाइन याद कर लो, ऑल एलोस ग्लैडली मेक गम्स इन गैलन टैंक्स। इसको बच्चों यूज करके अब सारे के सारे कार्बोहाइड्रेट्स एक ही बार में बना करके रेडी कर सकते हो। चलो बच्चों, उसके बाद क्या है? प्रोटीन्स, अमीनो एसिड्स, पेप्टाइड बॉन्ड भैया, पॉलीपेप्टाइड प्रोटीन, स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। अरे देख रहे हो स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। ठीक है, डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन, अरे बाप रे बाप बच्चों, डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन आ गया। अंडे के बारे में पूछा जाता है इसी में ही, तो वो डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन का एग्जाम्पल होता है। एंजाइम्स, हार्मोन्स, एलिमेंट्री आइडिया एक्सक्लूडिंग स्ट्रक्चर। ठीक है। विटामिन्स बच्चों, क्लासिफिकेशन एंड फंक्शंस, उसकी एक टेबल बनी है, आप तैयार कर सकते हो। न्यूक्लिक एसिड में डीएनए आरएनए के एक डिफरेंशिएट करके एक पैराग्राफ लिखा हुआ है, उसको आप तैयार करें, सिर्फ और सिर्फ किसी के कहने पर ना जाए, अपनी एनसीईआरटी पे फोकस करें। ये चैप्टर था। मैंने बच्चों आपको बातों बातों में ये भी बताया कि भैया ग्लाई ग्लाई करके बनता है। अगर एन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स लोगे तो एन लगा देना, अगर दो मॉलिक्यूल्स लेके बना सकते हो तो उसको पेप्टाइड लिंकेज कहेंगे, कई सारे लोग हैं तो पॉलीपेप्टाइड कहेंगे, है ना। अब बच्चों आ जाते हैं हम लोग, 7 नंबर का वेटेज तो देखा, अब चलो 6 नंबर वाले वेटेज एक देख लेते हैं। 6 नंबर वाले वेटेज में बच्चों हम लोग आते हैं अमीन्स के पास। प्यारे बच्चों देख सकते हैं आप, अमीन्स के बारे में दिया गया है। अमीन्स नॉमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन, स्ट्रक्चर, मेथड ऑफ प्रिपरेशन, यहां तक तो बच्चों आता ही नहीं है। नॉमेनक्लेचर तो 2 नंबर का होगा वेटेज, अब पता नहीं कौन से चैप्टर से आता है, सब चैप्टर से थोड़ा ना आएगा। तो आप नॉमेनक्लेचर को भी रहने दो, आपको पता है इसमें तैयार क्या करना है, वो इसलिए मैं लेकर के आया हूं। बच्चों उसमें बच्चों आपको जो तैयार करना है वो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, वो बच्चों तैयार करना है डाईएजोनियम सॉल्ट। मैं आपको बहुत बार बता चुका हूं कि डाईएजोनियम सॉल्ट क्या होता है, बेंजीन के ऊपर N2+Cl- लगा दो, उसी को कहते हैं बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड। वो कैसे बनता है और उसके क्या यूजेस हैं और कौन कौन सी रिएक्शंस में वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ये सारी बातें बच्चों मैंने आपको दसियों बार बताई हैं कि भाई बेंजीन से फिनॉल बनाना हो, बेंजीन से बेंजोइक एसिड बनाना हो, बेंजीन से बेंजल्डिहाइड बनाना हो, कुछ भी करना हो, तो बच्चों आपको डाइजोनियम सॉल्ट्स के बिना आपका तो काम होना ही नहीं है। तो बच्चों जब बेंजीन की रिएक्शन हम कराते हैं HNO2 या NaNO2+HCl 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, तो क्या बनता है? बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। जब हम बेंजीन की रिएक्शन किससे कराते हैं? NaNO2+HCl 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, और बेंजीन के ऊपर लग जाता है N2+Cl-, इसी को बच्चों हम लोग क्या कहते हैं? बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। भाई इसकी सेंडमायर रिएक्शन कराते हैं तो क्लोरोबेंजीन ब्रोमोबेंजीन बन जाती है। वाटर से रिएक्शन कराते हैं तो फिनॉल बन जाता है। KI से रिएक्शन कराते हैं तो आयोडोबेंजीन बन जाता है। याद आ रहा है ना सब कुछ आपको? तो ये चीज है बच्चों। तो बच्चों मैंने आपको पहले भी बताया था कि भाई अमीन्स का चैप्टर अगर है तो बिना डाइजोनियम सॉल्ट्स की कहानी तो बनती ही नहीं है, क्योंकि ये डाइजोनियम सॉल्ट्स आपको हेलो एल्केन हेलो एरीन्स पहले वाले चैप्टर, जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पहला चैप्टर है, उसमें भी ये यूज किया गया है। तो प्यारे बच्चों आपको ध्यान देना होगा कि भैया अगर आप जा रहे हैं एग्जाम देने तो सवेरे, अगर आपके पास 10:30 से 1:30, यानी 10:30 से 1:30 बजे का टाइम है, उससे पहले बच्चों आपको 20 मिनट पहले पेपर रीड करने के लिए दिया जाता है। ये सारी बातें मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि रीड किस तरह से करना है, नहीं करना है, क्या करना है। लेकिन बच्चों आप डाइजोनियम सॉल्ट्स का क्वेश्चन जरूर ढूंढ करके उसको निपटा देना। ठीक है, चलिए। उसके बाद बच्चों हम लोग आगे बढ़ते हैं। और तो बच्चों आपके बोर्ड प्रैक्टिकल्स हो चुके हैं, कब है? अभी बताया नहीं है डेट। तो बच्चों बोर्ड प्रैक्टिकल्स आपके 5 जनवरी से हैं, जितने भी बच्चों ये लाइव देख रहे हैं 5 जनवरी से आपके बोर्ड प्रैक्टिकल्स होंगे। तो वो आपकी डेट है। बोर्ड प्रैक्टिकल्स बच्चों बहुत आसान होता है, अगर आप देखेंगे बोर्ड प्रैक्टिकल्स में भैया 30 नंबर कैसे मिलते हैं? वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस से आपको मिलेंगे 8 नंबर।
बहुत देर तक आपको बच्चों टाइट्रेशन वगैरह करना पड़ता है ना। एक बड़ी सी फनल दे दी जाएगी, पिंक कलर का सॉल्यूशन होगा, वो सब आपको टप टप करके टपकाना होगा थिसल फनल से, जब तक टपकाते रहो तब तक, और जब तक ऑक्सैलिक एसिड का या मोअर सॉल्ट का कलर नहीं चेंज हो जाए। जिस पॉइंट पे कलर चेंज हो जाता है उसी को हम क्या कहते हैं कि भैया पॉइंट ऑफ टाइट्रेशन। ये बहुत अच्छी तरीके से स्कूल में एक्सपेरिमेंट कराए गए हैं। सॉल्ट एनालिसिस 8 नंबर का, ये तो आसान होता है, कॉपी में लिखना होता है। कंटेंट बेस्ड प्रैक्टिकल, ये तो बच्चों पहले से ही आपको जो टीचर बताएगा वो आप लोग फाइल बना के जाओगे। प्रोजेक्ट वर्क, क्लास रिकॉर्ड एंड वाइवा, 4 नंबर का। तो बच्चों एग्जामिनर से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एग्जामिनर जो आएगा आपका वाइवा लेने, उसके पास कितने होते हैं, सिर्फ आपके 4 नंबर होते हैं। लेकिन ऐसा मत सोचो 4 नंबर होते हैं। मान लो अगर तुम ये भी नहीं कर पाए तो 8 नंबर और चले जाएंगे। ये भी नहीं कर पाए तो 8 नंबर और चले जाएंगे। तो बच्चों इसको करने के लिए थोड़ा सा स्कूल में आप प्रैक्टिकल सारे करा दिए गए, कंप्लीट करा दिए गए। आपको कॉपीज भी दे दी गई हैं, थोड़ा बहुत कॉपीज में पढ़ के जाइएगा, क्या पता वहां पे हेल्प ना मिले, आप बोर्ड की कॉपीज में कुछ लिख ही ना पाओ। तो इन सब बातों का ध्यान दीजिए। चलिए बच्चों ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर अब मैंने आपको एक बात चिल्ला चिल्ला के बताई थी, उस बात को मैं दोबारा जिक्र कर रहा हूँ, दोबारा मैं ले करके आया हूँ। उस चैप्टर का वेटेज 6 नंबर का है, लेकिन बच्चों मैंने आपको काफी दफा ऑलरेडी बनाना सिखा दिया है कि भाई डीडीटी कैसे बनता है। लेकिन आप अभी भी नहीं जानते हो तो भैया हमारा लेक्चर लेकर के बार बार देखो, क्योंकि हमने जितना भी पढ़ा है वो सब एनसीईआरटी से ही कराया है, एनसीईआरटी को और आसान तरीके से समझाया है। लेकिन आप अभी भी नहीं जानते हो तो भैया डीडीटी को आप जरूर तैयार कर लो। डाई क्लोरो डाइफिनाइल ट्राई क्लोरोमीथेन इसका नाम होता है। तो बच्चों मैं आपको वो पार्ट बताने जा रहा हूँ हेलो एल्केन्स एंड हेलो अरीन से, जो आपकी पूरी जान ले लेगा। क्या ले लेगा? जान ले लेगा। सबसे पहले बच्चों जान इथेन कौन होता लेगा? है भाई। हाँ बेटा। डीडीटी में इथेन होता है। डाई क्लोरो डाइफिनाइल ट्राई क्लोरो इथेन, ये बच्चों उसका नाम होता है। तो प्यारे बच्चों आपको ध्यान देना होगा कि भैया हेलो एल्केस और हेलो एरीज में आपको मैकेनिज्म करनी है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस की। SN1 SN2 उन्होंने लिख करके दे दिया है। इसके अलावा बच्चों यूजेस एंड एनवायरमेंटल इफेक्ट ऑफ डाइक्लोरोमीथेन, ट्राइक्लोरोमीथेन, टेट्राक्लोरोमीथेन, आइडोफॉर्म, फ्रीऑन्स, ये सब आपको तैयार करना है। मैं किसी के भी यूजेस नहीं कह रहा था, लेकिन हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स में आते ही मैं आपसे बच्चों यूजेस का जिक्र कर रहा हूं। इसका मतलब समझ लो बच्चों कुछ खास है कि भैया आपको डीडीटी का स्ट्रक्चर बना के जाना है। भाई मैं दसियों बार आपको डीडीटी का स्ट्रक्चर बनाना सिखा चुका हूं, फिर भी मान लीजिए आपको कमजोरी लग रही है तो चलो मैं इस सेशन में दोबारा बता देता हूं। तो जितने भी प्यारे बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो एक बार डीडीटी के स्ट्रक्चर को देख लें। नहीं समझ में आ रहा है तो भैया हमारे कंप्लीट लेक्चर उन सबको देखिए। प्यारे बच्चों ये हो गया आपके पास बेंजीन। ये क्या है बच्चों? बेंजीन। बेंजीन को कंप्लीट करने के लिए अंदर एक गोला भी बनाना पड़ता है। ये हो गया 2 मोल्स क्लोरोबेंजीन की। यहां से बच्चों H बाहर कर दो। और बच्चों मैंने बताया था CCl3, CHO, इसका नाम होता है बच्चों क्लोरल। क्या नाम होता है? क्लोरल। उसके बाद बच्चों आपको यहां से वाटर बाहर निकालना है। सो मैं वाटर यहां से आपको बाहर निकाल देता हूं। ये देखो बच्चों वाटर यहां से बाहर निकल जाएगा। वाटर बाहर निकलते ही बच्चों आपका तैयार हो गया डीडीटी, यानी कि डाई क्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो ट्राइक्लोरोइथेन। इथेन। ये बच्चों आपको ध्यान देना होगा भाई। ये देखो बच्चों वाटर निकलने के बाद बेंजीन से अटैच दोनों कार्बन इस कार्बोनिल वाले कार्बन से जुड़ गए हैं। अब आप लोग अपना स्ट्रक्चर भाई चेक करिए, क्योंकि अगर आप नहीं बना पा रहे हैं तो अभी भी इसको सीख लीजिए। इसका नाम है डाई क्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन। तो बच्चों आपने क्या किया था, इसमें से वाटर बाहर निकाला है। तो देखो बच्चों ये वाटर बाहर निकाला। अब बच्चों आप स्टेप्स चेक कर लीजिए आपने किस तरह से किया। चलिए बच्चों तो आपके पास यहाँ पर कंटिन्यू करते हैं आगे।
तो बच्चों आपके थोड़े जूनियर स्टूडेंट्स आए थे, वो कह रहे थे कि भैया पेपर अनइम्पोर्टेंट आता है कभी कभी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का, और इसमें से क्या आ जाता है, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी का मतलब क्या होता है, सीएफटी। सारी कोचिंग्स में सीएफटी को पढ़ा दिया गया है। तो सीएफटी का मतलब होता है बच्चों, वो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी होती है, तो वो आपके पास यहाँ पर दी गई है। तो बच्चों कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स को भी आप इतना आसान ना समझिए, क्योंकि पहले बोर्ड एग्जाम्स में जब पी ब्लॉक एलिमेंट्स, सॉलिड स्टेट, सरफेस सरफेस केमिस्ट्री ये हुआ करती थी, तब बेटा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का वेटेज 4 नंबर का होता था। आज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का वेटेज 7 नंबर का हो गया है। क्यों? क्योंकि उन चैप्टर्स को हटा करके कहीं कहीं मार्किंग चैप्टर्स की बढ़ाई गई, जिससे कोऑर्डिनेट्स कंपाउंड्स का वेटेज बढ़ गया। अब बच्चों पहले क्या होता था, इसमें से सीएफटी, आईयूपीएसी नेमिंग, हाइब्रिडाइजेशन, बस इतने पे ही क्वेश्चन आता था और कुछ नहीं आता था। वैसे तो मान के चलो कि हाइब्रिडाइजेशन और आईयूपीएसी नेमिंग पे ही क्वेश्चन आता है, लेकिन जब से ये मार्किंग बढ़ गई तो बच्चों सीएफटी भी बच्चों को तैयार करके जानी पड़ती है। और भैया एग्जाम में टॉप करना है, 70 में 70 चाहिए, तो भैया अगर आपके पास समय है, 2 दिसंबर को वीडियो देख रहे हो, तो भैया ये पूरा ही सब तैयार करके चले जाओ। और अगर आपको लग रहा है कि आप व्यस्त हैं, आपके पास समय ही नहीं है पढ़ने का, पूरा दिन गेम खेलने का समय है, फ्री फायर खेलना है, तो ऐसे केस में बच्चों जितना हमने बताया वो तैयार करके, सीएफटी और आईयूपीएसी नेमिंग और हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, इतना आपको तैयार करके जाना पड़ेगा। चलिए, तो क्या क्या है इस चैप्टर में एक बार रिव्यू कर लेते हैं। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, चलिए बच्चों देख लेते हैं। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, इंट्रोडक्शन, लिगेंड्स, कोऑर्डिनेशन नंबर, कलर, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, शेप्स, आईयूपीएसी, बहुत कुछ दिया है बच्चों। वार्नर्स थ्योरी, वीबीटी का मतलब वैलेंस बॉन्ड थ्योरी होती है। ठीक है, तो बच्चों हमें ऐसा लगता है कि अगर पेपर अनइम्पॉर्टेंट होता है, जो बच्चे जो 70 में 70 लाना चाहते हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, अगर पेपर बच्चों अनइम्पॉर्टेंट होता है तो बच्चों ये कोई भी काम नहीं कर पाएगा उसमें, अगर ये आ गया इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इन क्वालिटेटिव एनालिसिस, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स इन बायोलॉजिकल सिस्टम। अगर बच्चों आपका पेपर खराब होगा तो वो इतने पार्ट की वजह से होगा। ये मैं उन बच्चों की बात कर रहा हूं जिनको 70 में 70 चाहिए। तो बच्चों इस वाले पार्ट को आपको तैयार करना पड़ेगा, क्योंकि अमूमन जनता, अमूमन कोचिंग वाले उस वाले पार्ट पे ध्यान नहीं देंगे। आपको ध्यान देना है, क्योंकि भैया सिलेबस में है, चैप्टर का वेटेज बढ़ चुका। चैप्टर का वेटेज अब 7 नंबर का है, तो मान के चलो ये पार्ट काफी बड़ा सा उन्होंने आपके सिलेबस में हाईलाइट करके दिया है। और अगर आपको भरोसा ना हो तो बहुत सारे असर्शन रीजन वाले क्वेश्चंस भी इस पे बनाए गए हैं, केस बेस्ड स्टडी प्रॉब्लम्स बनाई गई हैं जो उसी पे ही बनी है। भाई केस बेस्ड स्टडी प्रॉब्लम्स में क्या होता है कि आप पढ़ तो लेते हो, लेकिन उस पैराग्राफ में आपका आंसर नहीं लिखा रहता। आंसर आप तभी कर पाओगे जब आपने उस चैप्टर को ओरिजिनलिटी में पढ़ रखा हो। ऐसा मत सोचना कि पैराग्राफ दे दिया गया तो आप उसमें से क्वेश्चन दिए छाट के आंसर्स निकल निकल के लिख लो, ऐसा नहीं होता है। बच्चों अब आपने पूछा सर डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स बड़ा ही रद्दी चैप्टर है, 7 नंबर का वेटेज है, इसमें बता दो वही तैयार करके चली जाए। तो भैया अभी से ही तुम तैयार करना चालू कर दो। मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एंड प्रॉपर्टीज ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट एंड पोटेशियम परमैंगनेट, ये बच्चों आता है, इनकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन आप अभी से तैयार कर लो। बाकी जो 70 में 70 बच्चे नाना चाहते हैं उनको इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स तैयार करने पड़ेंगे। जो बच्चे 70 में 70 लाने में उनकी बात करना चाहता हूं, अगर 70 में 70 चाहिए तो इंटरस्टिशियल कंपाउंड आपको तैयार करना पड़ेगा। और बच्चों कैरेक्टरिस्टिक्स आपको तैयार करनी पड़ेगी ट्रांजिशन मेटल्स की। ठीक, इतना बच्चों आपको तैयार कर लिया तो समझ लीजिए आपके 70 में 70 हो गए। ये है बच्चों। उसके बाद बच्चों बहुत सारे लोग केमिकल काइनेटिक्स में, बहुत सारे कोचिंग्स वाले क्या कर रहे हैं, केमिकल काइनेटिक्स को एक एक महीना पढ़ा रहे हैं, और जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर सब पढ़ाए जा रहे हैं। नहीं नहीं, ऐसा नहीं करना है। अगर आप बोर्ड की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको सिर्फ जीरो एंड फर्स्ट ऑर्डर, जीरो एंड फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस को ही तैयार करना है। कंसेप्ट ऑफ कोलिजन थ्योरी को तैयार करना है, जिसको हम लोग आरेनियस इक्वेशन कहते हैं।
तो उन बच्चों के लिए सूचना है जो केमिकल काइनेटिक्स में सही समझ पा रहे हैं क्या पढ़ना है बच्चों, उसमें आर्हेनियस इक्वेशन पढ़ करके जानी है, और जीरो एंड फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स बच्चों बहुत आसान होती है, कोई भी कर सकता है तुरंत। नहीं आती है तो मैं आपको बताऊंगा कैसे करना है। इसके अलावा जो बच्चे 70 में 70 लाना चाहते हैं, अब मैं उनकी बात कर रहा हूं बच्चों, उनको डिफरेंस याद करना होगा ऑर्डर एंड मॉलिक्युलरिटी ऑफ द रिएक्शन का। ये डिफरेंस भी आपको तैयार करना पड़ेगा। सॉल्यूशन चैप्टर में आपको पहले ही मैं बता चुका हूं कि भैया राउल्स लॉ एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, जितनी भी तरह की देखो बच्चों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज इन्होंने लिख करके दी है, उसमें से न्यूमेरिकल आएगा, वो बच्चों आपको तैयार करके जाना है। ये देखो बच्चों, इतने पार्ट में से आपके पास क्वेश्चन आएगा, समझे कि नहीं समझे? राउल्स लॉ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज बच्चों तैयार करके जानी है। इन्होंने तैयार करने के लिए आपको स्पेसिफिकली बच्चों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी लिख के दे दी है कि भैया रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, एस्मोटिक प्रेशर, है ना, ये लिख करके आपको दे दिया है। लेकिन जो बच्चे 70 में 70 लाना चाहते हैं उनको भैया ये वाला पार्ट भी तैयार करना पड़ेगा, डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर मासेस यूजिंग कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, वांट ऑफ फैक्टर और एबनॉर्मल मोलर मास। ये उन बच्चों को तैयार करना पड़ेगा जो 70 में 70 के लिए सोच रहे हैं। जिनको 70 में 70 नहीं चाहिए भैया वो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज जरूर तैयार करके जाए। इसके अलावा बच्चों मैंने ज्यादातर पार्ट आपसे डिस्कस कर दिया है कि क्या आना है क्या नहीं आना है, आपको किस तरह से प्रिपेयर करना है। लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि भैया सर से सलाह चाहिए, पर्सनल पूछना है, तो हमारे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और उसके बाद नीचे व्हाट्सएप गाइडेंस नंबर ऑटोमेटिक आपको दिखाई देने लगेगा सब्सक्राइब करते ही। तो उसी पे आप हमको व्हाट्सएप कर सकते हैं। व्हाट्सएप में मैं आपको रिस्पॉन्स करूंगा। हो सकता है मैं तुरंत ना करूं, एक दिन बात करूं, लेकिन रिस्पॉन्स कर दूंगा। तो प्यारे बच्चों आपको इतना पाठ तैयार करना है। ऐसे ही बच्चों आपको केमिस्ट्री के लिए, ऐसे ही बच्चों आपको मैथ्स के लिए, ऐसे ही बच्चों फिजिक्स के लिए, तीनों में काम करने हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिए। और तीनों के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट मेरे पास बच्चों बनी बनाई है। क्योंकि आप केमिस्ट्री अभी देख रहे हैं तो केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप चाहें तो हमसे बाद में ले सकते हैं। तो प्यारे बच्चों आप यहाँ पर इस लेक्चर को हम लोग विराम देते हैं, और यहाँ पर हम लोग धन्यवाद, थैंक यू।